साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है कंपटीशन कम्युनिटी के इस ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का। साथियों, हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस कवर कर रहे हैं। हमारी कंपटीशन कम्युनिटी की टीम ने आपके लिए क्रैश कोर्स शुरू किया है। तो जब हम पढ़ते हैं, जब क्लासेस में हम इन सब चीज़ों को कवर कर रहे हैं, तो क्लासेस के बाद कमेंट के थ्रू क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टूडेंट के। स्टूडेंट के क्वेश्चन ये रहते हैं कि सर, क्या एमपीपीएससी का जो ये क्रैश कोर्स चल रहा है, ये क्या फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा? तो जी हाँ साथियों, आपकी जानकारी के लिए, आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दें कि ये जो हमारा पूरा सीरीज है एमपीपीएससी क्रैश कोर्स प्रारंभिक परीक्षा का, ये पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट है। यूट्यूब में आप जाएं, वहाँ अभी मैडम मध्य प्रदेश की क्लासेस ले रही हैं और आप मेरे साथ संवैधानिक आयोग पढ़ ही रहे हैं, यूनिट 10 अपन कवर कर ही रहे हैं और साथ में इकोनॉमिक्स भी सर पढ़ा रहे हैं। आप उन क्लासेस को देखें। हमारी कोशिश रहेगी, हमारी टीम की कोशिश रहेगी कि हम आपके एग्जाम के पहले पहले सारा सिलेबस, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का जो सिलेबस है यूनिट 10 का एमपीपीएससी का, उसको पूरा कवर कराया जाए और हम कराएंगे भी। तो आप विश्वास रखें और जुड़े रहें कंपटीशन कम्युनिटी के टीम के साथ। तो आप हमारे साथ क्या पढ़ रहे हैं? आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं अभी यूनिट 10 और लगभग हमने 9 आयोग अभी तक पढ़ चुके हैं। और पढ़ने के साथ-साथ हमने क्लास में पढ़ा तो ठीक है, हमने उसके साथ-साथ एमसीक्यू भी तैयार किए हैं। हमने एमसीक्यू भी लगाया है और देखा है। एमसीक्यू लगाने का जो एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, वो ये है कि आपको जो क्लासेस में पढ़ाया जा रहा है, वो चीज़ आपको कितनी याद है, कितना आप उसको एमसीक्यू के द्वारा तैयार कर पाए हैं और कितना आप उसको सही कर पाते हैं। और क्वेश्चन पूछने का एग्ज़ाम में आयाम क्या होता है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए एमसीक्यू भी हम लोग पढ़ रहे हैं। हम लोग अभी तक बाल संरक्षण अधिकार आयोग के बारे में पढ़ा, उसके एमसीक्यू हमने लगाए। आज उसी कड़ी में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? हम आज पढ़ने जा रहे हैं एससी एसटी आयोग। साथियों, आज का संयोग देखिए, हम यूनिट 10 तो पढ़ ही रहे हैं और साथ में आज यूनिट 10 उसी अध्याय 10 पढ़ेंगे, यूनिट 10 का चैप्टर नंबर 10। तो हम यूनिट 10 का चैप्टर नंबर 10 और उसमें क्या है? उसमें है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग। साथियों, हम इसको दोनों आयोगों को साथ में कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे और साथ में हम देखेंगे मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के बारे में। साथियों, क्योंकि आपके सिलेबस में किसी राज्य को लेकर के, चाहे वो मध्य प्रदेश को ही लेकर के हो, उसमें आयोग में ऐसा वर्णन किया नहीं गया है। लेकिन अगर हम तैयारी कर रहे हैं एमपीपीएससी एग्जाम की, तो हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि हम कम से कम मध्य प्रदेश के जो आयोग हैं उनको भी कवर करते हुए साथ में चलें, आगे बढ़ें, क्योंकि आपके एग्जाम में कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज पढ़ते हैं हम लोग, क्या पढ़ेंगे? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग और तथा साथ में हम लोग मध्य प्रदेश राज्य का जो अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं पढ़ना और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम समझें कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, इसकी पृष्ठभूमि क्या रही? ये एक प्रकार का वर्तमान में संवैधानिक निकाय है। ये कैसा निकाय है? क्वेश्चन अगर पूछा जाता है एग्जाम में तो आप बताएंगे ये एक प्रकार का संवैधानिक निकाय है। अब हम इसकी पृष्ठभूमि के द्वारा आगे पढ़ेंगे कि ये संवैधानिक निकाय कैसे हुआ, इसका क्या बैकग्राउंड रहा है, कैसे संविधान में इसके लिए प्रक्रिया रही है, इन सब के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो साथियों, आप जानते हैं कि जो हमारा भारतीय संविधान है वो एक लोकतांत्रिक और सबका हित हो, सर्वोहिताय के लिए एक आवश्यक उपकरण है। हमारा भारतीय संविधान सभी लोगों का कल्याण हो सके, ऐसा प्रावधान करता है। ऐसा सुनिश्चित करने का काम कौन करता है? हमारा भारतीय संविधान करता है। तो भारतीय संविधान में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों को लेकर के एक विशेष उपबंध किया गया था। किसमें? जब हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ उस समय उसके भाग 16 का जो आर्टिकल था 338, उसमें हमारी अनुसूचित जातियां जो हैं, हमारे अनुसूचित जनजाति के जो साथी हैं, भाई बहन हैं, उनके लिए एक विशेष आयुक्त की नियुक्ति की गई और जिसका काम क्या था कि वो इन जाति और जनजातियों के कल्याण के लिए काम करेगा। उसके पहले इसकी वैसे संवैधानिक आयोग की व्यवस्था नहीं थी। अब हम जब इसमें पढ़ेंगे, इसकी पृष्ठभूमि के बारे में देखेंगे तो हमको समझ आएगा कि आखिर इसकी पृष्ठभूमि कैसे रही, आगे इसका गठन कैसे हुआ, इसकी क्या संरचना है, इसके पूरे समस्त डायमेंशन के बारे में और हम क्लास में सब कुछ कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे।
आइए देखते हैं संविधान, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 338 है उसके तहत राष्ट्रपति एससी एसटी के संवैधानिक अधिकारियों की रक्षा हेतु क्या किया, विशेष उपबंध, इन्होंने विशेष अधिकारी की नियुक्ति करी, जिसके बारे में हमने बात की है। अब कहता है कि वर्ष 1978 में केंद्र सरकार एक प्रस्ताव लाई। केंद्र सरकार ने क्या किया, वर्ष 1978 में केंद्र सरकार ने एक प्रस्ताव लाया और वो गैर संविधिक बहुसदस्यीय निकाय के रूप में एससी एसटी आयोग का गठन हुआ। किंतु एससी एसटी आयुक्त का कार्यालय अभी भी वर्तमान में भी अस्तित्व में रहा। और ये कौन सा कार्यालय है, ये हमने आपको बताया कि जब भारतीय संविधान लागू हुआ उसके आर्टिकल 338 में क्या कहा गया था कि एससी एसटी के लिए एक विशेष आयुक्त नियुक्त किए जाएंगे जो उनके कल्याण के लिए काम करेंगे। तो उनका कार्यालय भी अस्तित्व में रहा 1978 के बाद भी। अब हम देखते हैं वर्ष 1978 में सरकार ने आयुक्त के कार्यों में संशोधन किया। संशोधन क्या हुआ, आयोग का नाम बदल करके इन्होंने क्या कर दिया, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग। और फिर उसके बाद चीजें आगे बढ़ी और क्या हुआ कि 65वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया। कब, 1990 में। और संवैधानिक बहुसदस्यीय निकाय के रूप में क्या हुआ, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग की स्थापना हुई। लेकिन 1987 में स्थापित आयोग का भी ये स्थान ले लिया। किसने ले लिया, 65वें संविधान संशोधन अधिनियम 1990 के तहत एससी एसटी आयोग जो गठित हुआ। फिर उसके बाद साथियों वर्तमान में एक घटना घटती है और वो कौन सी, 89वां संविधान संशोधन होता है आपके भारतीय संविधान में। और 89वां संविधान संशोधन कब होता है, तो वो होता है 2003 में। और इसके तहत इसके द्वारा एससी एसटी आयोग को अलग कर दिया जाता है। मतलब अनुसूचित जाति के लिए एक अलग से आयोग होगा और अनुसूचित जनजाति के लिए एक अलग आयोग की व्यवस्था की गई। अब आइए आगे बढ़ते हैं। आपने समझा कि भारतीय संविधान में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों का कल्याण सुनिश्चित हो सके, इसके लिए भारतीय संविधान में पहले आर्टिकल 338 में एक साथ प्रावधान था। उसके बाद चीजें बदली और उसके बाद सबसे पहले 1978 में सरकार ने एक प्रस्ताव द्वारा क्या किया कि गैर सांविधिक बहुसदस्यीय निकाय एससी एसटी का गठन किया। उसके बाद 1987 में सरकार ने आयुक्त के कार्य में संशोधन किया तथा साथ में इनका नाम में भी परिवर्तन करके राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग कर दिया। उसके बाद हमने पढ़ा कि 65वें संविधान संशोधन के अधिनियम जो लाया गया 1990 में, इसमें क्या किया गया कि संवैधानिक बहुसदस्यीय निकाय इसको बना दिया गया और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग। और उसमें क्या हुआ कि 1987 में स्थापित जो आयोग था उसका स्थान इन्होंने ले लिया। जो 1987 में ये बना था उसका स्थान अधिनियम 1990 के तहत ले लिया गया। और फिर उसके बाद हाल ही में घटना हुई और उसमें संविधान संशोधन 1989 के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग अलग अलग कर दिया गया। तो साथियों हमने अभी क्या समझा, इसकी पृष्ठभूमि के बारे में देखा, किसके, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वर्तमान में क्या स्थिति। वर्तमान में अब इनके नाम क्रमशः, जैसा कि हमने बताया, जैसा कि आपने अभी पढ़ा कि क्या हुआ कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग अलग अलग हो गए और इसका प्रावधान भारतीय संविधान में कहाँ किया गया, तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का प्रावधान आर्टिकल 338 में कर दिया गया और अनुसूचित जनजाति आयोग का प्रावधान किसमें कर दिया गया, हमारे अनुसूचित जनजाति भाइयों की जो कल्याण सुनिश्चित हो सके उसके लिए एक अलग से आयोग स्थापित हुआ और उसका संविधान में कहाँ वर्णन कर दिया गया, उसका आर्टिकल 338 का में वर्णन किया गया। अब ये भाग 16 में है। अगर हम वर्तमान में संवैधानिक स्थिति की बात करें तो ये आर्टिकल्स भाग 16 के अंतर्गत आते हैं। अब हम देखें गठन एवं संरचना के बारे में कि आखिर गठन कैसे हुआ आयोग का
और इसकी वर्तमान में संरचना क्या है। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एक प्रकार का संवैधानिक निकाय है और ये संवैधानिक निकाय कब बना, इसके बारे में हमने चर्चा करी है, पृष्ठभूमि हमने पढ़ लिया है। अब हम देखें कि भाग 16 में अनुच्छेद 338 में इसका वर्णन किया गया है, इसलिए ये एक प्रकार का संवैधानिक निकाय है। और आप संवैधानिक निकाय होने से आशय जानते हैं कि कोई भी आयोग हो, वो अगर भारतीय संविधान के किसी विशेष भाग या विशेष अनुच्छेद में उसका वर्णन किया गया हो तो वो संवैधानिक निकाय होता है। और हमारा जो अनुसूचित जाति आयोग है इसका वर्णन कहाँ है, तो इसका वर्णन भारतीय संविधान के भाग 16 में और उसका आर्टिकल जो है 338 उसमें इसका वर्णन किया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या कहा गया है कि ये एक प्रकार का बहुसदस्यीय निकाय है। और जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि राष्ट्रीय जो अनुसूचित जाति आयोग है वो कैसा निकाय है, तो आप बताएंगे बहुसदस्यीय निकाय। और बहुसदस्यीय निकाय से आशय आप समझते हैं कि इसमें एक से अधिक लोग काम करते हैं। अब इनमें कौन कौन लोग काम करते हैं, कौन इसमें अध्यक्ष होता है, कौन सदस्य होता है, इनके बारे में हम बात करेंगे। आइए हम देखते हैं, इसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य होते हैं। इस तरह अगर आपसे कोई पूछे, आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग कितने सदस्यीय निकाय है, तो अब आप आसानी से बता सकते हैं कि ये 5 सदस्यीय निकाय है। कितने सदस्यीय निकाय है, 5 सदस्यीय निकाय है। इसमें एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा और 3 अन्य सदस्य होते हैं। साथियों, अब इसमें अध्यक्ष कौन होगा उसके बारे में बात की गई है। आप याद रखें कि एससी मतलब अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष वही होगा जो एससी से संबंधित हो, अनुसूचित जाति से संबंधित हो, ये अनिवार्य रूप से इसकी बात की गई है। लेकिन अनुसूचित जाति से तो हो, लेकिन होगा कौन, होगा वो जो प्रसिद्ध राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता हो। इसी तरह इसमें एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य होते हैं। अगर हम इनकी नियुक्ति की बात करें कि जो इसमें बहुसदस्यीय निकाय है, जो इसमें 5 लोग काम करते हैं, उनकी नियुक्ति चाहे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या अन्य सदस्यों की हम बात करें, इनकी नियुक्ति हो या सेवा शर्तें हो, वेतन भत्ते हो, चाहे पदावधि की बात हो, इनको निर्धारित करने का, इनके निर्धारण का काम कौन करता है, तो इनके निर्धारण का काम राष्ट्रपति जी करते हैं। हमारे भारत के माननीय राष्ट्रपति जी ऐसा निर्धारित करते हैं कि इनकी क्या पदावधि होगी, इनके क्या वेतन भत्ते होंगे, इनकी क्या सेवा शर्तें होंगी, इसके निर्धारण का काम राष्ट्रपति जी का होता है। हमने इसमें समझा कि एक प्रकार का बहुसदस्यीय निकाय है और ये 5 सदस्यीय निकाय है। एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष तथा 3 अन्य सदस्य होते हैं। ये उनकी नियुक्ति, सेवा शर्तें, पदावधि सबका और वेतन भत्तों का काम निर्धारण करने का काम कौन करता है, तो राष्ट्रपति जी करते हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वेतन भत्ते कैसे होंगे, वेतन भत्ते किसके समान होंगे उसके बारे में बात की गई है। तो वेतन भत्ते जो होंगे वो भारत सरकार के सचिव के समान होंगे। ऐसे क्वेश्चंस आपके प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। आप याद रखें कि जो वेतन भत्ते होंगे किसके, अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष, सदस्य और चाहे उपाध्यक्ष की हो, उनके वेतन भत्ते सचिव के समान होंगे और भारत सरकार के सचिव के समान होंगे। अब हम अगर अध्यक्ष की बात करें, अध्यक्ष का दर्जे की बात करें, तो केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के दर्जा प्राप्त होता है किसको, अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष को। इसी तरह हम उपाध्यक्ष को देखें तो उपाध्यक्ष को केंद्रीय राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। अगर हम कार्यकाल की इनकी बात करें कि इनका कार्यकाल कितना होता है, जो ये बहुसदस्यीय निकाय है, आखिरकार इनका कार्यकाल कितना होता है, ये कितने समयावधि के लिए नियुक्त किए जाते हैं, तो साथियों इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है और ये पुनर्नियुक्ति के भी पात्र होते हैं। इनको पुनः भी नियुक्त किया जा सकता है। लेकिन एक चीज आप याद रखें कि इनको 2 बार से ज्यादा नियुक्त नहीं किया जा सकता। मतलब ये है कि अगर कोई भी अध्यक्ष, सदस्य या उपाध्यक्ष वर्तमान में कार्यरत है तो उसको अगर चाहे तो एक बार उसको और नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन उसके बाद नहीं। मतलब इनको 2 बार से ज्यादा नियुक्त नहीं किया जा सकता। तो ये हमने समझा। अब हम आगे देखें,
आगे इसके कार्य के बारे में बात करते हैं। अब कोई भी साथियों, कोई भी आयोग हो, कोई भी संस्था हो, वो किसी कार्य के लिए गठित की जाती है। तो हम यहाँ देखें कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का कार्य क्या है। हमने उद्देश्य की तो बात करी कि इसका उद्देश्य है कि अनुसूचित जाति आयोग के लोगों को, उन भाई बहनों के अधिकार सुनिश्चित हो सके, उनको भी समुचित जीवन यापन, उनको उनके अधिकार मिल सके, इन सब उनका कल्याण हो सके, क्योंकि हमारा भारतीय संविधान कल्याणकारी होने का एक उपकरण है, कल्याणकारी राज्य स्थापित करने का एक सबसे बड़ा साधन है। उसी तारतम्य में अब हम कार्य देखेंगे कि किन कार्यों को करके, किन कार्यों के द्वारा हम उस अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। तो हमारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है, उसका कार्य क्या है, उसके बारे में देखते हैं। अनुच्छेद 338 का जो आर्टिकल 5 है, वो क्या कहता है, इनके कार्य के बारे में बात करता है। अब इनका कार्य, जो अनुसूचित जातियों के लिए संविधान अथवा सरकार द्वारा दिए गए रक्षा उपायों से संबंधित सभी विषयों की जांच तथा क्रियान्वयन का मूल्यांकन करने का काम। जो भी भारतीय संविधान में या किसी नियम कानून के द्वारा अधिकार दिए गए हैं अनुसूचित जातियों को, उनको अधिकार प्रॉपर मिल पा रहे हैं, उनके अधिकारों की रक्षा हो पा रही है कि नहीं, इन सभी विषयों की चाहे जांच करने का काम हो, चाहे उनके क्रियान्वयन मूल्यांकन की बात हो कि कैसे उनका क्रियान्वयन हो रहा है कि नहीं, इन सब के बारे में बात कौन करता है, तो वो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग करता है। अब देखें, अनुसूचित जातियों को उनके अधिकारों से वंचित करने संबंधी शिकायतों की भी जांच कर सकता है। कौन कर सकता है, तो हमारा अनुसूचित जाति आयोग कर सकता है। अनुसूचित जाति वर्ग में शामिल करना। साथियों, अनुसूचित जाति वर्ग में कौन सी जाति शामिल होगी, इसके बारे में, क्योंकि इनको शामिल करने का काम हमारे भारतीय संविधान में वर्णन है कि राष्ट्रपति जी करते हैं, तो राष्ट्रपति जी को ये परामर्श देने का काम कि कौन सी जाति अनुसूचित जाति के अंतर्गत आती है, इसको शामिल करवाने का काम कौन करता है, अनुसूचित जाति आयोग करता है। वो राष्ट्रपति जी से सिफारिश करते हैं। इसी तरह अनुसूचित जातियों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का अध्ययन करना। हमारे अनुसूचित जाति के भाई बहनों की क्या सामाजिक स्थिति है, कैसे उनकी आर्थिक स्थिति है, उनका जीवन यापन कैसे चल रहा है, वो संपन्नता के मामले में कहाँ टिकते हैं, इन सब के बारे में, चाहे आर्थिक रूप से हो, चाहे सामाजिक रूप से हो। क्योंकि हम जानते हैं कि व्यवहारिक रूप से हमारे जो अनुसूचित जाति वर्ग के भाई बहन हो, चाहे जनजाति वर्ग के भाई बहनों की बात करें, वो आर्थिक रूप से थोड़ा पिछड़े हैं। तो उनको, उनके पिछड़ेपन का क्या कारण है, उनकी समाज में क्या स्थिति है, इन सब का अध्ययन करने का काम कौन करता है, तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग करता है। अनुसूचित जाति के लोगों के हित के लिए योजना निर्माण में भाग लेने का भी काम। अगर किसी प्रकार का अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के हितों से संबंधित कोई नियम बन रहा है, तो उसमें भाग लेने का काम, उसमें अपनी सहभागिता दर्ज कराने का काम कौन करता है, तो वो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का काम है, इनका काम है। संवैधानिक संरक्षण को प्रभावी रूप से लागू करने की सिफारिश। जो भी संवैधानिक संरक्षण दिए गए हैं अनुसूचित जाति वर्ग को, उनको प्रभावी रूप से लागू कराने का काम किसका है, तो वो है हमारे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का। इसी प्रकार बहुत सारे काम हैं। इसका जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि अनुसूचित जाति वर्ग के जो भी लोग हैं, उनके अधिकारों को, उनके कल्याण को सुनिश्चित करना। और आगे देख लेते हैं, राष्ट्रपति को अनुसूचित जातियों के अधिकारों एवं विकास की वार्षिक रिपोर्ट देना। ये वर्ष भर में अपनी रिपोर्ट अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित किसको देगा, राष्ट्रपति जी को सौंपेगा। अनुच्छेद 338 का जो आर्टिकल 9 है, वो ये कहता है कि कोई भी अधिनियम बनाते समय जो अनुसूचित जातियों को प्रभावित करता हो, आयोग से अनिवार्य रूप से विचार विमर्श करना होगा। आयोग अनिवार्य रूप से विचार विमर्श करेगा, चाहे वो संसद के द्वारा किसी तरह का कोई नियम बनाया जाए, किसके लिए, अनुसूचित जाति वर्ग को जो प्रभावित करता है, तो उसके लिए सिफारिश करने का काम कौन करेगा, उसके लिए विचार विमर्श करना अनिवार्य होगा आयोग से। ऐसी बात करता है कौन, आर्टिकल 338 9। अनुच्छेद 338 10 कहता है, 338 10 कहता है
कि आयोग जो है वो आंग्ल भारतीय समुदाय के संवैधानिक संरक्षण एवं अन्य विधिक संरक्षणों के संबंध में भी राष्ट्रपति को अपनी वार्षिक रिपोर्ट देगा। अब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं 2018 तक अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी, हाँ अभी तक क्या था कि 2018 तक अन्य पिछड़ा वर्ग जिसको हम ओबीसी वर्ग कहते हैं, उनके भी अधिकारों का काम, उनके भी लिए काम कौन करता था? तो उनके लिए भी काम यही कर रहा था राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। लेकिन वर्तमान में ऐसा नहीं है। वर्तमान में क्या हुआ? 102 संविधान संशोधन हुआ जिसके तहत पिछड़ा वर्ग अलग से आयोग गठित किया गया और ये जो संशोधन है 2018 में हुआ, 19 में इसको लागू किया गया। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रतिवेदन प्रतिवेदन और रिपोर्ट। अपनी ये जो अनुसूचित जाति आयोग है, ये अपना प्रतिवेदन, अपनी रिपोर्ट किसको देता है, वार्षिक रिपोर्ट अपनी कहाँ प्रस्तुत करता है, उसके बारे में देखते हैं। तो अनुच्छेद 338 5 कहता है कि राष्ट्रपति को प्रतिवर्ष ये अपना प्रतिवेदन देगा, लेकिन यदि आवश्यकता महसूस हुई, ऐसा लगा कि समय से पहले भी वार्षिक रिपोर्ट देनी चाहिए, समय से पहले मतलब वर्ष भर में एक बार दी जाती है वैसे व्यवहारिक रूप से, लेकिन अगर आयोग को लगा कि समय से पहले मतलब एक वर्ष से पहले भी ऐसी आवश्यकता महसूस होती है, तो वो समय से पहले भी अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति के सामने प्रस्तुत कर सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 338(6) कहता है कि राष्ट्रपति रिपोर्ट को कहाँ रखवाएंगे? संसद के समक्ष रखवाएंगे। और वो किस आर्टिकल के तहत? अनुच्छेद 338 के सब आर्टिकल 6 के तहत ऐसा उनको कहा गया है, ऐसा चर्चा की गई है। अब हम देखें अनुच्छेद 338(7), 338(7) कोई ऐसा विषय जो राज्य सरकार से संबंधित है तो राष्ट्रपति जी राज्य विधानमंडल में रखवाएंगे और वो अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपेंगे और राज्यपाल के द्वारा राज्य विधानमंडल में रखवाएंगे। और ये अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। और किस आर्टिकल के तहत? अनुच्छेद 338 के सब आर्टिकल 7 के तहत। अब आइए आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। शक्तियां क्या हैं? आयोग की शक्तियां क्या हैं? हमारा राष्ट्रीय जाति आयोग जो है उसकी शक्तियां, अनुसूचित जाति आयोग जो है उसकी शक्तियां क्या है उसके बारे में देखते हैं। अनुच्छेद 338 का सब आर्टिकल 4 जो है वो कहता है कि आयोग को अपनी प्रक्रिया स्वयं विनियमित करने की शक्ति है। आयोग जो भी अपनी प्रक्रिया विनियमित करेगा वो खुद ब खुद करेगा और उसको अधिकार कहाँ से मिल रहा है? अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 के सब आर्टिकल 4 के द्वारा। अब आइए देखते हैं अनुसूचित जातियों पर होने वाले अत्याचार या उत्पीड़न के मामले में आयोग को स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई शुरू करने का भी अधिकार दिया गया है। अगर किसी प्रकार के अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के अधिकारों का हनन हो रहा है तो आयोग चाहे तो खुद भी ऐसा संज्ञान ले सकता है। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 338 सब आर्टिकल 8। ये कहता है कि आयोग को जांच करते समय सिविल न्यायालय की शक्ति प्राप्त होगी। कैसी शक्ति? सिविल न्यायालय की शक्ति प्राप्त होगी। और सिविल न्यायालय की शक्ति प्राप्त होने के बाद, प्राप्त होते ही वो कौन कौन से काम कर सकता है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। ये किसी भी व्यक्ति को, मतलब भारत के किसी भी व्यक्ति को समन जारी करना, हाजिर करना, शपथ पर उसकी परीक्षा करना और जो उसने शपथ ली है शपथ के साक्ष्य पेश करने के लिए भी कह सकता है। दस्तावेज को प्रकट और पेश करने की भी अपेक्षा कर सकता है। कौन? हमारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। शपथ पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना भी, अगर शपथ पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करने की आवश्यकता हुई तो वो आयोग मंगवा सकता है, उसको प्राप्त कर सकता है। किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति की अपेक्षा भी कर सकता है। किसी प्रकार का चाहे शासकीय कार्यालय हो, चाहे अन्य संस्थाएं हों, उनसे किसी भी प्रकार का लोक अभिलेख या उसकी प्रति मंगा सकता है, उसकी अपेक्षा कर सकता है कि ये हमको प्रदान की जाए, ये हमको दिया जाए। अब देखें, साक्ष्यों और दस्तावेजों की परीक्षा के लिए समन भी निकाल सकता है। कौन? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। आइए आगे बढ़ते हैं और आगे चर्चा करते हैं। अब हम यहाँ देख लेते हैं कि जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है उसके क्या संवैधानिक उपबंध है। साथियों, ये एक पूरा स्लाइड है,
जिसमें संविधानिक जो वर्णन है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का, उसके बारे में हमने चर्चा करी है। ये आप स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। ये क्या है कि एग्जाम में जब प्रीलिम्स एग्जाम पास आता है, उस समय रिवीजन के लिए ये बहुत फायदेमंद चार्ट होता है। इसमें हम ये देखेंगे कि भारतीय संविधान के भाग जो 16 है, उसमें अनुसूचित जाति वर्ग के बारे में बात की गई है। उसमें अनुसूचित जाति आयोग के बारे में बात की गई है। तो उन किन आर्टिकल्स में किन-किन के बारे में चर्चा की गई है, ये हम एक तरह से विस्तार में देख लेंगे। अपन यहाँ शॉर्ट में ये समझेंगे कि किस आर्टिकल में किन चीज़ों के बारे में बात की गई। आपके एग्जाम में कई बार आर्टिकल को लेकर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ताकि आपको याद रहे। आइए देखते हैं, अनुच्छेद 338 में क्या कहा गया है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग होगा। 338 1 में कहा गया है, इसके गठन की बात की गई। अनुच्छेद 338 2 में कहा गया कि आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 3 अन्य सदस्य, सेवा शर्तें पदावधि राष्ट्रपति तय करेगा। इसमें आयोग की संरचना के बारे में बात की गई है। अनुच्छेद 338 3 में कहा गया कि नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। 338 4 में कहा गया कि आयोग को अपनी प्रक्रिया स्वयं विनियमित करने की शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 338 5 में कहा गया कि आयोग के कार्य क्या होंगे, उसके बारे में चर्चा की गई। इसी तरह अनुच्छेद 338 5 घ में रिपोर्ट जो है, वार्षिक रिपोर्ट, वो अपनी ये राष्ट्रपति को देंगे। अनुच्छेद 338 6 में कहा गया कि राष्ट्रपति रिपोर्ट संसद के प्रत्येक सदन में रखवाएंगे। राष्ट्रपति जी को जो रिपोर्ट आयोग देगा, उसको राष्ट्रपति जी संसद के प्रत्येक सदन में रखवाएंगे। और वो किस आर्टिकल के तहत? अनुच्छेद 338। साथियों, अनुच्छेद 338 इसको कर लीजिए, ये 388 हो गया है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो आप थोड़ा इसको मैनेज करिए। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 338 7 में कहा गया कि राष्ट्रपति रिपोर्ट को संबंधित राज्य के राज्यपाल को देगा। अगर किसी राज्य से संबंधित कोई विषय है, कोई मामला है, तो अनुच्छेद 338 7 के तहत राष्ट्रपति जी राज्यपाल को सौंपेंगे और राज्यपाल उसे संबंधित विधानमंडल में रखवाएंगे। इसकी बात कहाँ की गई है? अनुच्छेद 338 7 में। इसी तरह हम देखें अनुच्छेद 338 8, तो उसमें कहा गया आयोग को किसी भी कृत्य को करते समय, कोई भी जांच हो या कोई भी काम कर रहा हो आयोग, उसको सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होती हैं। अनुच्छेद 338 9 में कहा गया कि केंद्र राज्य सरकारें विधि बनाते समय आयोग से परामर्श करेंगी, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो। अगर अनुसूचित जाति से संबंधित कोई भी नियम बनाती हैं, तो वो परामर्श किससे करेंगे? परामर्श करेंगी जो उनका सुप्रीम है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, उससे बिना परामर्श के, बिना विचार विमर्श के कोई भी कानून नहीं बनाएंगे, कोई भी निर्णय नहीं लेंगे जो किससे संबंधित हो? अनुसूचित जाति से संबंधित हो, उनको प्रभावित करता हो। इस तरह हम बढ़ते हैं आगे, तो अनुच्छेद 338 का 10 है, वो ये कहता है कि आयोग आंग्ल भारतीय समुदायों के लिए, आंग्ल भारतीय समुदायों के लिए भी उसी प्रकार कार्य करेगा जैसे अनुसूचित जाति के लोगों से संबंधित अधिकारों को सुनिश्चित करने का काम कौन करता है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। तो ये हमने संवैधानिक उपबंध के बारे में चर्चा करी। आइए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का एक स्वरूप समझ लेते हैं संक्षिप्त में, कि आखिर इसका जो स्वरूप है वो क्या है। प्रीलिम्स में यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं, तो हम उसके बारे में देखते हैं। स्वरूप संवैधानिक स्वरूप है। गठन की बात करें तो अनुच्छेद 338 के तहत इसका गठन किया गया, आपने पढ़ा। संरचना, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य। इस प्रकार से ये एक बहुसदस्यीय निकाय है। अब हम देखें अध्यक्ष सदस्य की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है। रिपोर्ट की बात करें तो रिपोर्ट आयोग किसको देता है? राष्ट्रपति जी को देता है। इसी तरह अगर हम प्रथम अध्यक्ष की बात करें, और ये प्रथम अध्यक्ष किसकी हम बात कर रहे हैं? जब आयोग का गठन 2004 में हुआ, उस समय गठन के समय सूरजभान सिंह जो थे, अब साथियों इनको सरनेम के बारे में नहीं पता है, सूरजभान नाम है इनका, आप याद रखें। इनका कार्यकाल अगर आपसे पूछता है तो 2004 से 6 के बीच का इनका कार्यकाल रहा। वर्तमान अध्यक्ष विजय सांपला जी हैं। और स्थापना की अगर हमने बात करी, स्थापना की जैसा हमने आपको बताया कि इनका 89वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा
इसको अलग से आयोग बनाया गया और इसकी स्थापना कब हुई? तो 15 फरवरी 2004 को। मुख्यालय इसका कहाँ है? तो मुख्यालय दिल्ली में है। नोडल एजेंसी की अगर बात करें तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय इसका नोडल एजेंसी है। किसका? हमारे अनुसूचित जाति आयोग का। साथियों, अगर हम थोड़ा चर्चा करें, वर्तमान में देखें कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का मंत्री कौन है, तो जहाँ तक मुझे याद आ रहा है वीरेंद्र कुमार खट्टिक जी, क्योंकि वो हमारे मध्य प्रदेश से हैं, इसलिए हम उनके बारे में जाने। वो हमारे कहाँ से? टीकमगढ़ से सांसद भी रह चुके हैं और लगातार वो 9 बार के सांसद हैं। तो सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय की वो मंत्री हैं। इसके पहले हमारे थावरचंद गहलोत साहब थे, वो वर्तमान में राज्यपाल हैं। ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि हमारे जो थावरचंद गहलोत साहब हैं वो कहाँ के गवर्नर हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग। मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग कब गठित हुआ, इसका क्या स्वरूप है, कैसी संरचना है, इसके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। अब हम आइए देखते हैं। तो मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग का गठन, मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति अधिनियम जो आया वो 1995 में उसके द्वारा किसका गठन किया गया? तो हमारे मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया। और स्थापना की अगर बात करें तो 29 जून 1995 की इसकी स्थापना हुई। संरचना: एक अध्यक्ष, 2 अशासकीय सदस्य, 1 सचिव और इनमें जो 2 सदस्य होंगे, इनमें जिन 2 सदस्यों की बात की गई है, आप याद रखें, आपके प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनका 2 लोगों का एससी जाति से होना अनिवार्य है, अनुसूचित जाति से होना अनिवार्य है। नियुक्ति कौन करेगा? नियुक्ति राज्य सरकार करेगी। कार्यकाल इनका कितना होगा? कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। पदेन सदस्य इनमें कौन होगा? तो अनुसूचित जाति विकास आयोग का जो अध्यक्ष है वो इनका पदेन सदस्य होगा। इनके चाहे सेवा शर्तों की बात करें, वेतन भत्तों की बात करें, वो भी राज्य सरकार ही तय करेगी। रिपोर्ट की अगर बात करें तो राज्य सरकार को ये अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। और वर्तमान में अगर अध्यक्ष की बात करें कि वर्तमान में मध्य प्रदेश का जो अनुसूचित जाति आयोग है उसके अध्यक्ष कौन है? तो भूपेंद्र सिंह आर्य जी इनके अध्यक्ष हैं। साथियों, जब भी मैं अध्यक्ष या सदस्य की बात करता हूं, आपसे ये बार-बार कहता हूं कि आप जब एग्जाम देने जाएं उस समय इनके करंट के चाहे अध्यक्ष हों, चाहे उपाध्यक्ष हों या सदस्य हों, उनके बारे में अपडेट रहें, क्योंकि इनका कार्यकाल खत्म होता ही इनको बदलते रहते हैं ये बीच-बीच में, इसलिए आप करंट से अपडेट रहें। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। अब हम क्या देखेंगे? अब हम पढ़ेंगे आज राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। हमने अभी क्या देखा? अभी हमने पढ़ा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में, हमने साथ में मध्य प्रदेश का जो अनुसूचित जाति आयोग है उसके बारे में। अब हम पढ़ेंगे, अब हम चर्चा करेंगे राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में। ये एक प्रकार का संवैधानिक निकाय है। ये एक प्रकार का कैसा निकाय है? संवैधानिक निकाय है। अब जब संवैधानिक निकाय की बात करते हैं, हम इसके थोड़ा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में बात करेंगे। हालांकि जब अभी हमने अनुसूचित जाति आयोग पढ़ा उस समय हमने चर्चा कर ही ली है। इसका उद्देश्य वही है। इसके अगर उद्देश्य की बात करें तो हमारा भारतीय संविधान अनुसूचित जनजाति वर्ग के जो भी व्यक्ति हैं उनका अधिकार सुनिश्चित हो सके, उनका भी कल्याण हो सके, क्योंकि हम जानते हैं व्यवहारिक रूप से हमारी जनजाति पिछड़ी हुई है, इसलिए उनको कैसे कल्याण सुनिश्चित हो, इनके लिए क्या किया गया? इनके लिए पहले आयोग का गठन करने की बात की गई। इसकी थोड़ा हम पृष्ठभूमि के बारे में चर्चा कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो इसके पृष्ठभूमि के बारे में हमने चर्चा करी। आइए अब हम देखते हैं 89वें संविधान संशोधन 2003। इसकी पृष्ठभूमि वही रही है जो मैंने आपको वहाँ बताया कि सबसे पहले जब संविधान का गठन हुआ उस समय कोई भी अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए अलग से आयोग की बात नहीं की गई थी। आर्टिकल 338 में ही कहा गया कि अनुसूचित जाति और जनजातियों के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष आयुक्त की नियुक्ति की जाएगी। फिर उसके बाद चीज़ें आगे बढ़ी। 1987 में इसको एक प्रकार से संवैधानिक किया गया। उसके बाद 89वां संविधान संशोधन हुआ, तब ये चीज़ें अनुसूचित जाति आयोग और अनुसूचित जनजाति आयोग अलग-अलग हो गए। उसी के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। 89वां संविधान संशोधन कब हुआ? 2003 में। और इस समय अनुसूचित जनजाति आयोग
अलग से गठित हुआ। पहले ये दोनों अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग साथ में काम कर रहे थे और जब अनुसूचित जाति आयोग का वर्णन अनुच्छेद 338 में किया गया तो अलग से एक संशोधन अनुच्छेद 338 का को जोड़ा गया और उसमें राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में बात की गई। आइए अब हम देखते हैं संविधान में एसटी जनजातियों के हितों और अधिकारों की रक्षा हेतु विशेष प्रावधान किए गए और उन्हीं को सुनिश्चित हो सके, उनका क्रियान्वयन बेहतर तरीके से हो सके, इसी के लिए आयोग गठन किया गया। 19 फरवरी 2004 को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग एक स्वतंत्र संस्था के रूप में, एक स्वतंत्र संरचना के रूप में गठित किया गया। क्या? अनुसूचित जनजाति आयोग। आयोग के 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। अगर हम बात करें कि आयोग के कितने कार्यालय हैं तो 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। अगर हम देखें कि मध्य प्रदेश में भी क्या इसका क्षेत्रीय कार्यालय है तो इसका आंसर है हाँ, मध्य प्रदेश में भी इसका क्षेत्रीय कार्यालय है और वो कार्यालय कहाँ है? वो भोपाल में है। बाकी अन्य राज्यों में है। आप इसकी एक बार लिस्ट चेक कर लें क्योंकि कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आप गूगल करें, आपको वहाँ लिस्ट इसकी मिल जाएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं गठन कैसे हुआ। तो इसका गठन जैसे कि हमने देखा कि एक संवैधानिक निकाय है। इसका संविधान में वर्णन भाग 16 इसका जो आर्टिकल है 338 का, उसमें इसके गठन की बात की गई है। संरचना अगर देखें तो ये एक बहुसदस्यीय निकाय है। ये एक बहुसदस्यीय निकाय है। कौन? हमारा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। इसमें कौन कौन लोग होते हैं? एक अध्यक्ष इसमें होते हैं, एक उपाध्यक्ष होते हैं और 3 अन्य सदस्य होते हैं। साथियों, अगर हम बात करें, अध्यक्ष का जो दर्जा होता है वो केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के समान, एक उपाध्यक्ष होगा जो केंद्रीय राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त होगा और जो 3 अन्य सदस्य होंगे वो सचिव रैंक के माने जाएंगे। लेकिन अनिवार्य बात यह है कि इनका अध्यक्ष वही होगा जो एसटी से संबंधित हो, अनुसूचित जनजाति से संबंधित हो। हमारा अनुसूचित जनजाति से संबंधित कोई भाई ही इसका क्या अध्यक्ष बन सकता है। वो कौन होंगे? अनुसूचित जाति से तो होंगे, लेकिन होंगे कौन? प्रसिद्ध राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता होना चाहिए, वही अध्यक्ष बन सकते हैं। और हमने बात करी कि अनुसूचित जनजाति वर्ग के होने चाहिए। एक उपाध्यक्ष होंगे, 3 अन्य सदस्य होंगे। इनमें कम से कम 2 व्यक्ति, इन जो सदस्य होंगे उनमें चाहे उपाध्यक्ष और चाहे सदस्य, इनमें 2 व्यक्तियों का एसटी का होना आवश्यक है। कम से कम 2 व्यक्ति एसटी से संबंधित होंगे, अनुसूचित जनजाति से संबंधित होंगे। अगर हम इनकी नियुक्ति की बात करें कि उनकी नियुक्ति, तो नियुक्ति इनकी राष्ट्रपति जी करते हैं। चाहे अध्यक्ष हो, चाहे उपाध्यक्ष हो, चाहे अन्य सदस्य हो, इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो इनकी नियुक्ति करते हैं हमारे राष्ट्रपति जी, माननीय राष्ट्रपति जी। अब हम सेवा शर्तें और पदावधि की बात करें, इसका भी निर्धारण राष्ट्रपति जी के द्वारा किया जाता है। कार्यकाल इनका 3 वर्ष का है और ये 2 बार अपने पद पर नियुक्त किए जा सकते हैं, परंतु 2 बार से ज्यादा नहीं। ये अपने कार्यकाल के बाद एक बार और, मतलब अगर कोई व्यक्ति चाहे उपाध्यक्ष, अध्यक्ष या सदस्य हो, वो अगर अपने कार्यकाल में है तो वो एक बार और नियुक्त किए जा सकते हैं, लेकिन वो 2 बार से ज्यादा नियुक्त नहीं किए जा सकते। ऐसा संवैधानिक प्रावधान है। आइए आगे बढ़ें, देखते हैं कार्य। अनुसूचित जनजाति आयोग का कार्य क्या है? क्योंकि हमने बात करी कि अगर कोई भी आयोग हो वो एक उद्देश्य के तहत गठित किया जाता है, तो वो उन उद्देश्य प्राप्ति के लिए क्या काम करेगा, जिन उद्देश्यों को लेकर उसका गठन किया गया है वो कौन से कार्य करेगा जिससे वो अपने लक्ष्य तक पहुंच सके, अपने टारगेट तक पहुंच सके। आइए देखते हैं। एसटी के लोगों को मिले अधिकारों से संबंधित शिकायतों की जांच करना। अगर अनुसूचित जनजाति वर्ग की किसी प्रकार की शिकायत है, उसकी जांच करने का काम कौन कर सकता है? तो वो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग कर सकता है। जनजातियों से संबंधित योजना निर्माण में भाग लेना, परामर्श देना तथा विकास की गति पर नजर रखना। अगर अनुसूचित जनजातियों से संबंधित किसी भी प्रकार का नियम कानून बन रहा है या कोई ऐसी योजनाओं का क्रियान्वयन हो रहा है, निर्माण हो रहा है, उसमें अनुसूचित जनजाति आयोग का सम्मिलित होना आवश्यक रूप से अनिवार्य है। और उसकी क्या विकास है, उसका क्या प्रगति है और उसको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, इन सब में नजर रखना और परामर्श देने का काम कौन कर सकता है? तो वो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
करता है, वो इसका कार्य है। किसी जनजाति वर्ग को जनजाति में शामिल करने के लिए, क्योंकि हमने जब अनुसूचित जाति पढ़ा उसमें भी हमने चर्चा करी और यहाँ भी वही चीज है कि अगर अनुसूचित जनजाति से संबंधित कोई जाति है, अगर उसको ऐसा लगता है आयोग को कि इसे राष्ट्रपति जी क्या करें, अनुसूचित जनजाति वर्ग में शामिल करें। और आप जानते हैं कि भारतीय संविधान में ये प्रावधान है कि राष्ट्रपति को ही ये शक्ति है कि वो किसी भी जाति को अनुसूचित जाति या जनजाति वर्ग में शामिल कर सकता है। उसके लिए सिफारिश करने का काम कौन करेगा, आयोग, और फिर हमारे राष्ट्रपति जी शामिल करने या ना करने का निर्णय लेते हैं। अब हम देखते हैं राष्ट्रपति को जनजातियों के अधिकारों एवं विकास की वार्षिक रिपोर्ट देना। अनुसूचित जाति अनुसूचित जाति कह रहे हैं, सॉरी, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति से संबंधित जो भी वार्षिक रिपोर्ट है उसको राष्ट्रपति के समक्ष पेश करने का काम आयोग का है। जिन अधिकारों को राष्ट्रपति संसद द्वारा बनाई गई विधि के अधीन निर्दिष्ट करें उनका निर्वहन करना भी आयोग का काम है। राष्ट्रपति जी के द्वारा अगर अनुसूचित जनजातियों से संबंधित कोई नियम कानून बनाए गए हैं उनके निर्वहन करने का काम किसका है, तो हमारे राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का है। अब हम आगे देखते हैं प्रतिवेदन। प्रतिवेदन ये किसको देगा, तो अनुच्छेद 338 का जो सब आर्टिकल 5 है और उसका घ है उसमें यह कहा गया है कि प्रतिवर्ष ये अपनी रिपोर्ट किसको देंगे, तो राष्ट्रपति जी को ये अपनी प्रतिवर्ष की रिपोर्ट सौंपेंगे। आवश्यक होने पर ये समय से पहले भी दे सकते हैं, क्योंकि ये वार्षिक रिपोर्ट व्यवहारिक रूप से साल भर में एक बार दी जाती है। लेकिन अगर आयोग को लगा कि इसको समय से पहले भी आवश्यकता है तो वो राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। अनुच्छेद 338 का सब आर्टिकल 6 कहता है कि राष्ट्रपति रिपोर्ट को संसद के समक्ष रखवाएंगे और उसमें स्वीकृति अस्वीकृति से संबंधित कारण सहित होंगे। अगर कोई भी सिफारिश किसी प्रकार की अनुसूचित जनजाति से संबंधित सिफारिश आयोग ने करी तो उसको माना गया या कि कई बार सिफारिश नहीं मानी गई, उसको कारण सहित प्रस्तुत करने का काम रिपोर्ट में संसद के समक्ष राष्ट्रपति जी करेंगे। अनुच्छेद 338 का सब आर्टिकल 7 कहता है कि राज्य के मामलों से संबंधित रिपोर्ट राष्ट्रपति राज्यपाल को भेजते हैं और राज्यपाल जी उसे संबंधित राज्य के विधानमंडल में रखवाते हैं। अब हम देखते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो संबंधित विधानमंडल में प्रस्तुत करते हैं, रिपोर्ट रखवाते हैं राज्यपाल, और राज्यपाल को कौन देता है, राष्ट्रपति जी। अब देखिए शक्तियां क्या हैं, आयोग की शक्तियां क्या हैं, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की शक्तियां क्या हैं। आइए देखते हैं सिविल न्यायालय की शक्ति और किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 338 का सब आर्टिकल 8 के तहत। क्योंकि साथियों अनुच्छेद का बार बार वर्णन इसलिए किया गया है, यहाँ आपकी सुविधा के लिए मैंने अनुच्छेद की चर्चा करी है, क्योंकि अनुच्छेद से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रीलिम्स में कि सिविल न्यायालय की शक्ति अनुसूचित जनजाति आयोग किस अनुच्छेद के तहत धारण करता है, तो आप बताएंगे कि सिविल न्यायालय की शक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 के सब आर्टिकल 8 के तहत आयोग को दी गई है, अनुसूचित जनजाति आयोग को दी गई है। इसी तरह अनुच्छेद 338 का सब आर्टिकल 4 है, वो कहता है कि आयोग को अपनी कार्यविधि विनियमित करने की शक्ति है, स्वयं विनियमित करने की शक्ति आयोग को किस आर्टिकल के तहत, अनुच्छेद 338 का सब आर्टिकल 4 के तहत। इसी तरह अनुच्छेद 338 का सब आर्टिकल 9 कहता है कि संविधान के अनुसार अनुसूचित जनजाति से संबंधित कोई नियम बनाते समय आयोग से परामर्श करना, आयोग से विचार विमर्श करना अनिवार्य होगा, और ये किस आर्टिकल के तहत, 338 का सब आर्टिकल 9। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं संवैधानिक उपबंध। संवैधानिक उपबंध क्या है, क्योंकि आपके अनुच्छेद के तहत आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार अनुच्छेद को लेके, तो यहाँ 60 में हम एक बार अनुच्छेद देख लेते हैं किस अनुच्छेद में किस बारे में बात की गई है। अगर हम अनुच्छेद में देखें, अनुच्छेद 300, ये एक तरफ अनुच्छेद एक तरफ उपबंध। अनुच्छेद 338 का में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में बात की गई है, और किस आर्टिकल में, अनुच्छेद 338 का में।
अनुच्छेद 338 का सब आर्टिकल 1 आयोग के गठन की बात करता है। अनुच्छेद 338 का सब आर्टिकल 2 एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 3 अन्य सदस्य होंगे। अगर इनकी सेवा शर्तें की बात करें वो राष्ट्रपति जी तय करेंगे। किस आर्टिकल के तहत? अनुच्छेद 338 का सब आर्टिकल 2। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 338 का 3 नियुक्ति राष्ट्रपति जी करेंगे। अनुच्छेद 338 का 4 कहता है प्रक्रिया स्वयं विनियमित करने की शक्ति किसको है? आयोग को है। और वो किस आर्टिकल के तहत? तो अनुच्छेद 338 का सब आर्टिकल 4। अनुच्छेद 338 का सब आर्टिकल 5 कहता है कि कर्तव्य के बारे में बात की गई है। इसी तरह अनुच्छेद 338 का सब आर्टिकल 5 घ कहता है रिपोर्ट जो है ये अनुसूचित जनजाति आयोग वो राष्ट्रपति जी को सौंपेंगे। इसी तरह अनुच्छेद 338 का सब आर्टिकल 6 कहता है कि रिपोर्ट सदन में रखी जाएगी। और ये किस सदन में? अगर केंद्र से जुड़ा मामला हो केंद्र सरकार से तो संसद में, अगर राज्य से जुड़ा मामला हो उसको अनुच्छेद 338 के सब आर्टिकल 7 के तहत संबंधित राज्य के राज्यपाल के द्वारा संबंधित राज्य के विधानमंडल में रखवाने का काम किसका है? वो राष्ट्रपति जी रखवाएंगे, राज्यपाल को देंगे तो राज्यपाल जी संबंधित राज्य के विधानमंडल में प्रस्तुत करेंगे। अब हम आगे देखें अनुच्छेद 338 का सब आर्टिकल 8 कहता है कि इसको सिविल न्यायालय की शक्ति प्राप्त है। और अनुच्छेद 338 का 9 कहता है कि नियम बनाते समय आयोग से परामर्श करना अनिवार्य है, चाहे वो राज्य में हो या केंद्र में हो। आयोग अगर जनजाति आयोग से संबंधित कोई विषय है तो आयोग से परामर्श करना आवश्यक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में। इसका संक्षिप्त परिचय देख लेते हैं यहाँ, और आप इनके स्क्रीनशॉट रखें। ऐसे जो शार्ट में आपके पास फैक्ट मिल रहे हैं आप इनकी स्क्रीनशॉट रखें। आपके एग्जाम में यकीन मानिए जब आप एग्जाम के लिए आपके कम समय बचेगा उस समय आप देखेंगे कि कैसे हम इसका रिवीजन करें, कैसे क्विक रिवीजन में काम आता है। तो ये स्लाइड आपके क्विक रिवीजन में काम आएगी। स्वरूप कैसा है? स्वरूप संवैधानिक है। स्थापना 2004 और हमने बात करी 19 फरवरी 2004 को इसकी स्थापना हुई। गठन और किस संशोधन के तहत अगर पूछता है तो आप बताएंगे कि 89वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ। उसके तहत 19 फरवरी 2004 को अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग अलग हो गए। इस तरह अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना हुई। संरचना एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 3 अन्य सदस्य। इसमें याद रखें आप कि अन्य सदस्य में 2 सदस्य एसटी के होना अनिवार्य है और ये एक प्रकार का बहुसदस्यीय निकाय है। नियुक्ति की अगर बात करें, नियुक्ति हमारे राष्ट्रपति जी करते हैं। कार्यकाल 3 वर्ष का होता है इनका। सेवा शर्तों और पदावधि की बात करें तो राष्ट्रपति जी। रिपोर्ट ये अपने राष्ट्रपति को देंगे। और प्रथम अध्यक्ष की अगर बात करें तो कुंवर सिंह जी इसके प्रथम अध्यक्ष रहे हैं। वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो हर्ष चौहान जी वर्तमान में अनुसूचित जनजाति आयोग के, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हैं। मुख्यालय इसका दिल्ली में है और नोडल एजेंसी जनजाति मामलों का मंत्रालय इसके नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। तो साथियों हमने अभी क्या पढ़ा? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। आइए अब हम आगे पढ़ते हैं। आगे देखते हैं मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग। मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना कैसे हुई? तो मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम आया 1995 में और उसी के तहत इसकी स्थापना हुई। राज्यपाल की अनुमति कब मिली? 24 मई 1995 को और स्थापना 29 जून 1995 को इसकी स्थापना हुई। संरचना एक अध्यक्ष, 2 अशासकीय सदस्य और 1 सचिव। इसमें कम से कम हमने आपको बताया कि 2 सदस्यों का एसटी का होना अनिवार्य है, अनुसूचित जनजाति का होना अनिवार्य है। पदेन सदस्य की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश के जनजातीय आयुक्त इसके पदेन सदस्य होंगे। नियुक्ति राज्य सरकार करेगा और कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। सेवा शर्तें राज्य सरकार तय करेगी। वार्षिक रिपोर्ट ये अपनी राज्य सरकार को देगा। और वर्तमान में अध्यक्ष की अगर बात करें कि वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में इसके अध्यक्ष नरेंद्र मरावी जी वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। साथियों तो हमने यहाँ क्या देखा? मध्य प्रदेश से संबंधित जो जनजाति आयोग है उसके बारे में हमने चर्चा करी। साथियों आज हमने विस्तार से पढ़ा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। साथ में हमने कवर किया क्या? मध्य प्रदेश का अनुसूचित जाति आयोग,
मध्य प्रदेश का अनुसूचित जनजाति आयोग। तो हमने लगभग आज 4 आयोगों के बारे में बात की। साथियों, जो राज्य स्तर के आयोग थे उनमें डाटा कम था, इसलिए हमने टू द पॉइंट बात की है, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने बात की है। और जो राष्ट्रीय स्तर के आयोग थे हमने उनको समस्त आर्टिकल के तहत समस्त डायमेंशन के बारे में चर्चा की है। ऐसा कोई भी फैक्ट, ऐसे कोई भी तथ्य हमने बकाया नहीं छोड़े जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो। तो साथियों, आज हमने क्लास में पढ़ा इन आयोगों के बारे में। हम अगली क्लास में हम इनके एमसीक्यू के तहत समझेंगे, एमसीक्यू लगाएंगे। वहां हम देखेंगे कि जो हमने क्लास में पढ़ा वो चीजें हमको कैसे याद हैं और इन टॉपिक से कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप जो क्लास में आज पढ़े वो आपको अच्छे से बेहतरीन समझ आया होगा। साथियों, आप जुड़े रहें कंपटीशन कम्युनिटी की टीम के साथ और हमारा एमपीपीएससी का जो क्रैश कोर्स चल रहा है उसके आप सभी सिलेबस का जो भी टॉपिक है समस्त टॉपिक्स के बारे में, समस्त सिलेबस के बारे में आप पढ़ सकते हैं। अभी हमारे इकोनॉमिक्स का सिलेबस चल रहा है, मध्य प्रदेश का चल रहा है और आप साथ में संवैधानिक संस्थाएं पढ़ ही रहे हैं। आगे हम संविधान के भी जो भी टॉपिक हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। अभी हम यूनिट 10 के अगले टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। उसके पहले जो क्लास होगी उसमें हम इन्हीं जो आयोग एससी एसटी राज्य का हो चाहे राष्ट्रीय स्तर का, इनके एमसीक्यू के बारे में चर्चा करेंगे। तो साथियों, आप हमेशा की तरह फिर अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं और जुड़े रहें कंपटीशन कम्युनिटी टीम के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।